पंडित में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड एक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यापार की बात, पावर्ड बाय वस्त्र ऐप एंड मीडिया पार्टनर टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक वेल नोन और बहुत ही फेमस ब्रांड एप्पल ग्रुप के फाउंडर श्री दीपक भाई शेटा। दीपक भाई, वेलकम टू व्यापार की बात। नमस्कार अनिकेत जी, धन्यवाद आपने मुझे इस के लिए बातचीत के लिए व्यापार की बातचीत के लिए इनवाइट किया। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है। दीपक भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एप्पल ब्रांड ये तो पैन इंडिया फेमस है, सभी लोग इसको जानते हैं, पर मेरा ये पर्सनल क्यूरियोसिटी है कि एप्पल ब्रांड में ये एप्पल को कैसे आपने इनकॉर्पोरेट किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका, मगर मैं आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ। ओके। तो वैसे भी डॉक्टर हेल्थ लाइफ के लिए कॉन्शियस होते हैं और एन एप्पल डे कीप डॉक्टर अवे, राइट को देखते हुए, और एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो 12 महीना मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस इंस्पिरेशन से हमने अभी भी वैसी ही प्रोडक्ट बनानी है जो हमारी 12 महीना डिमांड में रहे। उसको देखते हुए हमने अपनी कंपनी का नाम एप्पल 2004 में हमने एप्पल का नाम चूज किया। क्या बात है, मतलब डॉक्टर होने का फायदा कहीं कहीं आपने अपना बिजनेस में ले लिया। बहुत अच्छा। मैं आपको डॉक्टर साहब बोलूं या दीपक भाई बोलूं? नहीं, दीपक भाई बोला। ओके, ग्रेट। दीपक भाई, एप्पल ग्रुप का फॉर्मेशन आपने बताया 2004 में आपने किया, फिर आगे का सफर और किस प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़े आप? यस, बहुत अच्छी बात है। 2004 में एक्चुअली में हम जिस फील्ड से आ रहे थे, बेसिकली मेरा ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस था। तो फादर डायमंड बिजनेस में थे और मेरी फैमिली से कोई टेक्सटाइल में नहीं था। तो जब भी मैंने टेक्सटाइल में एंट्री ली, मेरे लिए बहुत नया मार्केट था, नया सिटी था। बेसिकली हम सौराष्ट्र से हैं, तो भावनगर से हम सूरत आए। तो 2004 में हमने ये टेक्सटाइल बिजनेस एप्पल के नाम से स्टार्ट किया और तब हम वीविंग इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ। हमने वीविंग करना चालू किया, ऑर्डिनरी लूम्स का एक यूनिट परचेज करके हमने उसमें वीविंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर वीविंग के अंदर हमको पता चला कि अभी सूरत के अंदर कपड़ों की इतनी डिमांड है कि आप बहुत अच्छा स्कोप है। और सूरत एक अलग दौर से गुजर रहा था जब कपड़ों की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। मीनवाइल हमको पता चला कि कहीं ना कहीं वीविंग में स्कोप तो है, मगर कंपटीशन भी बहुत है। कॉस्ट कटिंग और रीजनेबल रेट में कपड़ा हम सूरत मार्केट को या इंडिया मार्केट को दे पाए, इसलिए हमने कॉस्ट कटिंग के लिए हमने चाइना से यान सोर्स करना चालू किया। ओके, ग्रेट। उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट अप डाउन मोड में 3 साल चाइना रहा और हम वहां से यान इंपोर्ट करके यहाँ सूरत मार्केट में लाके बेचना चालू किया और हमारी यूनिट पे भी यूज होता था और बाहर भी यान बेचते थे। तो यान के दौर में चाइना ने हमारी जर्नी में पता चला कि चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला, उसकी सोच को देखने का मौका मिला और उसको देखते हुए यहाँ पे हमने काफी चीज वहां से इम्प्लीमेंट की और अपने वो काम हुआ। 2008 में डेट के एंड में लगभग एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सोचा, कहीं ना कहीं मोदी साहब के साथ बहुत सारी प्रपोजल गई थी, तो ये सोचा कि भाई लोकल इंडिया की जो कंपनीज है उनको बढ़ावा और प्रमोशन मिलना चाहिए ताकि बाहर का यान यहाँ डंप ना हो। अच्छा डिसीजन था, उन्होंने हमको भी नई राह दिखाई और हमने ये सोचा कि अब वहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण यान महंगा आने लग गया चाइना का। तो लोकल कंपनियों ने अपना एक्सपांशन बढ़ाया और यहाँ लोकल यान बेचना हमने चालू कर दिया और हमको पता चला कि अभी बाहर का यान नहीं आएगा, तो हमने अपना फोकस जो है वो फिनिश गारमेंट की ओर डाइवर्ट किया। मतलब साड़ीज में आ गया। हाँ, उसके बाद में हम ग्रे कपड़ा बेच देते थे, उसकी जगह पे हमने उसको डाइंग और प्रिंटिंग करके साड़ीज बनाना चालू किया और साड़ीज मैन्युफैक्चरिंग में अपना कदम 2008 से रखा। 2008 में हमने मिलेनियम में एक छोटी सी दुकान से जर्नी स्टार्ट की और साड़ी के बिजनेस को, साड़ी के व्यापार को अपने ऑल ओवर इंडिया की डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से फैलाना चालू किया, जो कि आज हालांकि 1500 लोगों का कंपनी में स्टाफ है। और टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंटीग्रेशन करते गए, जिसमें शूटिंग में जो चीज यूज होती थी, बॉक्स यूज होता था, बैग यूज होती थी, उसकी हमने अपनी फैक्ट्री डाल दी। यान पे ये जो ग्रे यूज होता था उसकी फैक्ट्री डाली, उसके लिए जो यान जब उसके अंदर वैल्यूडेशन करनी पड़ती थी उसकी फैक्ट्री डाल दी। तो कहीं ना कहीं पूरी चैनल के अंदर इन हाउस प्रोसेस की वजह से हम काफी अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर पाए और टिल टुडे भी आज भी इंप्रूवमेंट चालू है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, मगर वो इंप्रूवमेंट के दौर से चलते हुए ये कम से कम 18 साल मेरे इस बिजनेस में इस तरह से गुजरे। क्या बात है। जहाँ तक पता है कि
डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपने काफी अच्छी तरीके से यूज किया। अगर मैं बात करूं एप्पल ब्रांड की, तो आप ये साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू किए आप एप्पल ब्रांड के लिए? राइट। एप्पल ब्रांड में हमने साड़ी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को तो ऑल ओवर इंडिया होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से पहुंचाया ही था, मगर सूरत जैसे जब हम सूरत में आए ना, तब भी सूरत एक दौर से गुजर रहा था। Right. कि तब एक टाइम पे मीलों में कपड़ा छपता था। प्रिंटेड साड़ी के लिए बहुत वेल नोन ब्रांड सूरत में अवेलेबल थी, वो कपड़ा का कारोबार में दबी हुई थी। तभी एम्ब्रॉयडरी का युग आया और एक बहुत बड़ा एम्ब्रॉयडरी का युग आया और एम्ब्रॉयडरी की दुनिया में सूरत ने एक नया आयाम लोगों को दिया और इंडस्ट्री को भी नई पहचान दी। उसके बाद में 2014 में जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो, उस टाइम पे एक और दौर चालू हुआ जो एम्ब्रॉयडरी के तो कस्टमर तक जो माल पहुंचता था, कस्टमर तक जो सूरत की साड़ियां, सूरत के ड्रेस मटेरियल्स को पहुंचते थे, उसकी जो सप्लाई चेन थी, उसके अंदर एक नया मोड चालू हुआ। और उसके अंदर वो मोड में उसमें भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी है, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना बढ़ावा दिया जब कि उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स, उसको आप जितना ग्रो करके यूज करोगे तो हम ग्लोबल कंपटीशन में अपना नाम और अपना काम आगे कर पाएंगे। तो उसकी सोच को देखते हुए हमने भी उस चीज को थोड़ा सीरियस लिया। कस्टमर डिजिटल क्यों नहीं आना चाहते और डिजिटल कैसे आएंगे, उसका बहुत डीप स्टडी करके हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस चालू की। ऑफलाइन प्रेजेंस तो हमारी मीनवाइल थी, मगर हमने एक अलग सेटअप रेडी किया, एक अलग नाम से काम चालू करना कि एप्पल ब्रांड को हम डिजिटली कैसे इंप्रूव कर सके। उसके लिए हमने बहुत सारी R&D की, उसके लिए काफी चीजों, कस्टमर के बिहेवियर को सेंस करने की ट्राई की। बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा कि कस्टमर के बिहेवियर को कैसे आपने एनालाइज किया? राइट, बहुत अच्छा सवाल है। कस्टमर पहले ऐसा सोचता था कि अगर मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट पसंद आएगी कि नहीं, लुकिंग टचिंग को देखे अगर नहीं पसंद आई तो क्या होगा। तो हमने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि आपको नहीं पसंद आई, आप पहनो, टेस्ट करो, उसके बाद आप रिटर्न कर सकते हो। तो उनके लिए रिटर्न का ऑप्शन खुला हो गया। और उसको लगता था कि अगर मैं शॉप पे जाके देखूं, उससे तो अच्छा मुझे घर बैठे मिल रहा है, तो उसका कोई मुझे चार्ज नहीं। तो हमने क्या किया कि प्रॉफिट को थोड़ा श्रिंक करके उसका कुरियर चार्ज को इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लिए ताकि कस्टमर घर बैठे परचेज करने से डरना बंद हुआ और उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना परचेजिंग चालू किया। इससे भी ये हुआ कि बीच में काफी जो चैनल थे, उस चैनल को देखते हुए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते थे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म डे बाय डे ग्रो हुआ। 2014 में जब हमने स्टार्ट किया, तब डिजिटल का शेयरिंग पॉइंट में था, मतलब 1% पूरा भी नहीं। जो आज 5% से ज्यादा हो गया है टोटल अपैरल इंडस्ट्रीज के सेल्स में। आज 95% ऑफलाइन है, 5% ऑनलाइन का स्टेक हो गया है। और आने वाले टाइम में वो 22% तक होगा। 2-3 साल में ही 20-22% तक ये ग्रो करेगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की उस अपॉर्चुनिटी को हमने कैच करने की ट्राई की। मीनवाइल 2014 से लेके आज तक हमने अपनी जो जर्नी है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बढ़ाने की ट्राई की। क्या बात है, क्या बात है दीपक भाई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को न सिर्फ यूज किया बल्कि उसकी डिटेलिंग में आप गए। और ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि आपने कस्टमर का वो सारी प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा कि कस्टमर कब देखता है, उनकी तरफ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कैसे बढ़े। इसमें सारा आपने जो डिटेल स्टडी की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बताइए मुझे कि आज सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी लोग के मन में ये रहता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट डाले, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी मशीन की हो या साड़ीज की प्रोडक्शन की हो या और भी कुछ सेगमेंट के प्रोडक्शन की बात हो। पर मुझे कुछ लोगों से ऐसा लगा कि थोड़ा दुविधा में है कि भाई फ्यूचर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कैसा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारे सभी जो दर्शक है सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनको आप बताएं। यही सबसे अच्छा सवाल आपका यही है, क्योंकि सूरत में तो हर व्यापारी की, हर इंडस्ट्रियलिस्ट की आज वही कहानी है कि सब लोग सूरत में आए तब कुछ नहीं था और सब लोगों की जर्नी यही रही है। तो वो जब जर्नी सबकी रही अपनी नहीं, मगर आने वाले टाइम पे क्या स्कोप है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अनिकेत जी। और उसके अंदर हम बात करें तो आज सूरत 2022 पे आफ्टर कोरोना खास करके सूरत की तो एक पहचान ही है कि कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी चैलेंजेस आती है उसको सूरत बहुत अलग तरीके से लेता है। इसी तरह जैसे एम्ब्रॉयडरी का एक युग आया, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक युग आया,
उसके बाद में आज के दिन में सूरत वापिस एक अलग तादाद पे खड़ा है कि वो एक नया गारमेंटिंग इंडस्ट्री की अपलिफ्ट करने का जो युग है उसकी शुरुआत अब सूरत में हो चुकी है। पिछले एक साल से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत काम हुआ है सूरत में गारमेंट इंडस्ट्री के कारण। सूरत पूरी दुनिया को, नहीं सिर्फ इंडिया को, पूरी दुनिया को कपड़ा जरूर सप्लाई करता है, मगर आज के दिन में प्रॉपरली गारमेंट में, साड़ी की ब्रांड्स तो बहुत सारी है, मतलब प्रॉपरली गारमेंटिंग में सूरत का कोई ब्रांड ओनर किसी मतलब ब्रांड नहीं थी सूरत में। रीजन एक ही था कि सूरत के अंदर कपड़ा बनने के बाद में जो वैल्यू एडिशन और जो स्टिचिंग और जो गारमेंटिंग का जो काम होता था वो सूरत में इतना नहीं होता था। और मीनवाइल ये कोरोना के कारण या जो कुछ भी अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट के कारण जो गारमेंट पॉलिसी जो आई है, आज के दिन में बाहर की कंपनी स्टडी करती है तो सबसे अच्छी गारमेंट की जो पॉलिसी है वो गुजरात की है, और उसमें भी खास करके सूरत में जो स्कोप है उसके कारण गारमेंट इंडस्ट्री में अभी आने वाले टाइम में इतना स्कोप है कि अगर कोई उसको आज सीरियसली लेके करे तो आने वाले 5-7 साल में उसके लिए बहुत बड़ा जंप मिल सकता है। सूरत गारमेंट इंडस्ट्री में जैसे आज स्टिचिंग इंडस्ट्री सूरत में ना के बराबर थी, आने वाले टाइम में कम से कम 10 से 11 लाख स्टिचिंग मशीन यहाँ पे जैसे एम्ब्रॉयडरी कैसे लैंड हो गए ऐसे लैंड हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और बाहर की कंपनी खास करके चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, वहां पे स्टिचिंग इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन है और वहां पे जो काम हो रहा है वही काम सूरत दे सकता है। उसके लिए लेबर एम्पावरमेंट का काम हो तो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर, हमारी टेक्सटाइल जितने भी टेक्सटाइल लॉबी के जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो भी अभी हमारे सूरत के लिए एकदम ओपन कर दिए उन्होंने। तो उसको देखते हुए सूरत गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़े आयाम पे जाने वाला है, और सूरत आज के दिन में इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में नाम लेने वाला सिटी है, और उसके लिए आज सभी बड़े ग्लोबल ब्रांड्स एंड इंडियन लेबल ब्रांड्स को भी सूरत में मैन्युफैक्चरिंग कराना बहुत इजी होगा। तो जो लोग सूरत में हैं और जो लोग सूरत में आपने बोला उस तरह से जो सोच रहे हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज के दिन में अगर कोई गारमेंटिंग में या गारमेंट इंडस्ट्रीज में अपना कोई भी काम चालू करता है तो उसके लिए उसको जरा भी नहीं डरना चाहिए और काम करना चाहिए। आने वाले टाइम पे भी, अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, अब तक तो प्लेटफॉर्म बना, नहीं सिर्फ एप्पल की बात करते हुए सूरत आने वाले 5-10 साल में जो देगा वो शायद सूरत में 50 साल में नहीं दिया होगा, क्योंकि ऐसे आज सूरत के अंदर डायमंड ब्रुश का आना, एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मिलना, कनेक्टिविटी के लिए बुलेट ट्रेन का आना, ये सब ऐसे पैरामीटर्स है जो सूरत को बहुत आगे लेके जाएंगे। और इसलिए यहाँ ग्लोबल व्यापार, आप व्यापार की बात करो तो ग्लोबल व्यापार एक नए प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा, तो उसके लिए सूरत के पास गारमेंट इंडस्ट्री में वाकई बहुत ऑप्शंस है। और आने वाले टाइम पे जो लोग सूरत में अभी एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन पीरियड, क्योंकि उसको कहीं सीखना नहीं, उसके पास सब अवेलेबल है। आज मोस्ट ऑफ यान इंडस्ट्रीज जो बाहर की भी है या सूरत से नजीक लोकेटेड है, वहां से लेके लास्ट में गारमेंट प्रोडक्ट तक अगर सब कुछ सूरत में बन रहा है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कट हो रही है, कहीं ना कहीं लेबर इतना जनरेट हो रहा है, लेबर के लिए भी एकदम सेफ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट सूरत दे रहा है। तो स्कोप की अगर बात करें तो शायद ही किसी इंडिया के सिटी में इतना स्कोप है जितना सूरत में। क्या बात है दीपक भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी की तरफ से जिनके मन में ये दुविधा थी कि भाई सूरत टेक्सटाइल के जो ये पूरा सेगमेंट है इसमें अगर हमको इन्वेस्ट करना है, नया कोई प्रोजेक्ट डालना है तो डाले नहीं डाले क्या करें। मैं अपने सभी व्यूअर से ये जरूर कहना चाहूंगा, दीपक भाई शेटा ने पूरी डिटेलिंग के साथ में आप सभी को बता दिया है कि सूरत का सूरत बदल चुका है, सूरत अब एक नया सूरत बन चुका है। जो अपॉर्चुनिटीज है, जो इसके प्लेटफॉर्म का डेप्थ है, आप बिंदास अपने प्रोजेक्ट को लाइए और अपने मेहनत के साथ में और बिना कोई दुविधा के दीपक भाई ने जिस तरह से हर चीज को बारीकी से बताया उसको फॉलो कीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एंड सूरत इज ए प्लेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर टेक्सटाइल बिजनेस लाइक एनीथिंग। Dipu bhai, once again thank you so much for giving such an important information to all the viewers जिनको भी सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ नया प्रोजेक्ट्स लाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। दीपू भाई फिर से मैं आता हूं उसी प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। अब आप 2022 तक एप्पल के इस ब्रांड को डिजिटली अवेलेबल कर दिए पैन वर्ल्ड। क्या आपको लगता है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है डिजिटली, कुछ और भी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है? जैसे कि आपने काफी डिटेलिंग R&D की कि कस्टमर के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते थे, आपने उसका सॉल्यूशन दिया। आगे आने वाले दिनों में
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एप्पल ग्रुप का क्या-क्या और थॉट्स है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? श्योर बहुत अच्छा बात सवाल है आपका। मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही वही है जी। कि आप कस्टमर के डायरेक्ट टच में आते जी। हो और उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। व्यापार ऑलरेडी सूरत करता ही है और करता है, मगर उसके अंदर कस्टमर कभी अपनी बात डायरेक्ट कंज्यूमर या जो प्रोडक्शन करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाता। राइट। उसका रीजन यही था कि बीच में पूरी चैनल काफी थी, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, वो सब। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये बेनिफिट लेने के लिए अभी तो हमने कुछ काम नहीं किया। अभी तो कस्टमर, जैसे आपने पहले बताया कि कस्टमर बिहेवियर को आप कैसे सेंस करते हो, राइट। तो डिजिटल में हम ये कर सकते हैं कि कस्टमर ने कोई कलर देखा, कि पिंक कलर देखा, फिर कितनी देर तक उसकी आइस रही, फिर वो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, कितने ऑप्शन मिले। तो आज कस्टमर किस टाइप की चीज ले रहा है, कौन सी एज का कस्टमर कौन सी टाइप की प्रोडक्ट पसंद कर रहा है, उसके रिलेटेड हमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो सब इंप्रूवमेंट मिलते हैं। उसके लिए तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। right. जब कस्टमर की जैसी डिमांड है वैसी ही मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, तो जो रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है इंडस्ट्रीज में, वो एकदम निकल जाएगी, तो इंडस्ट्री और अच्छे से ग्रो होगी, इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लूपहोल कम होंगे, कस्टमर की बात डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुंचेगी। तो एक तो ये काम होगा। दूसरा क्या है, कस्टमर आज के दिन में अगर कोई शॉप में जाता है तो उसको 200 ऑप्शन मिलते हैं, और 200 ऑप्शन में भी 20 ऑप्शन देने का दुकानदार उसको पूछता है कि बहन जी क्या बताऊं, उसके में आपको क्या चॉइस है। right. और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको एक ही चीज जो भी उसकी नीड है, उसके 15 20 हजार लाख ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके भी चॉइस बढ़ जाती है। तो उसको जो चीज चाहिए वो एकदम मतलब चॉइस करके एकदम जो चीज चाहिए परफेक्ट वही चीज उसको मिल पाती है। तो इतने सारे ऑप्शन की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगे ग्रोथ भी बहुत होगा, और उसके अंदर यहाँ के लोग अभी और काम करेंगे, हमारा भी बहुत उसके अंदर डीप स्टडी कस्टमर बिहेवियर के लिए हमने तो पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो कस्टमर को कौन से रीजन के लिए, वहाँ पे हमारे ऑल इंडिया पैन इंडिया में टोटल 8 लोकेशन पे वेयर हाउस है। तो हम अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ जो माल है हम वेयर हाउस पे भेज देते हैं। तो कौन से वेयर हाउस पे हमको क्या भेजना है वो हम सॉफ्टवेयर से स्टडी करते हैं। राइट। क्योंकि हमको पता चलता है कि भाई साउथ का कस्टमर है, वो इसी टाइप की प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण पॉसिबल हुआ है। तो उसके अंदर हम जितना भी और वर्क करेंगे उतना हम अपने व्यापार को और तरक्की दे पाएंगे। क्या बात है दीपक भाई, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज जो एप्पल ब्रांड आगे आने वाले दिनों में करना है उसको बहुत अच्छी तरीके से बताया, यानी कि आपका R&D ऑन है और नए भी कुछ चीज आप इस प्रोस्पेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करने वाले, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा लोगों को मिल सके आपकी इनोवेशन के द्वारा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बीइंग ए डॉक्टर, आपका जो मनोविज्ञान की जो नॉलेज है इसका आपने भरपूर उपयोग किया, क्योंकि आपने काफी बार मैंने देखा, नोटिस किया कि आप कस्टमर के मन की बात को आपने पकड़ने की कोशिश की, चाहे कलर की बात हो या उसकी जो रिक्वायरमेंट की बात हो, उसके मन में जो क्वेश्चन आता है। बीइंग ए डॉक्टर, आपका पूरा वो जो नॉलेज है, आपका जो एजुकेशन का जो डेप्थ है, मुझे लगता है आपने पूरी तरह से व्यापार में यूज किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सक्सेस का राज भी। अगर मैं सही हूं तो जरूर बताएं। एकदम सही हो, एकदम सही। और बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, कौन सा फेस्टिवल है, उसमें कौन से कलर की सेंटिमेंट उसके दिमाग को टच करती है, कौन से टाइप के फंक्शंस के अंदर हम कौन सी लेडीज का कौन सा, जैसे आज हम कस्टमर के नाम से हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिलिंग आते हैं, तो कौन से राशिफल से उनको कौन सा कलर मैक्सिमम पसंद है, वही दिखाना, और उसके पास उसी की चीज को चॉइस आवे तो उसको तुरंत लगे कि नहीं यार ये एकदम मेरे जैसा ही है, वो अपने आप को उस टाइप में फील करे। ऐसी सब स्ट्रेटेजी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ला सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में कस्टमर सामने है, आपके साथ में डायरेक्ट टच में है। आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर होते हुए भी आप कस्टमर को टच कर सकते हो, यही इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट है। दीपक भाई, मैं इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा। आपने न सिर्फ साइकोलॉजी पे वर्क किया, बल्कि आपने और भी बाकी जो सेगमेंट है उसको भी आपने छोड़ा नहीं, यानी कि न्यूमरोलॉजी की बात करूं, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, इसका भी बिजनेस में कितना इम्पैक्ट होता है। छोटी छोटी चीज है, पर आपने बहुत ही मेटिकुलसली इस पे वर्क किया, और कहीं ना कहीं इस आपकी वर्किंग से आपको बिजनेस में फायदा मिल रहा है। आप लोगों की मेंटेलिटी को समझ पाए, न्यूमरोलॉजी में जो जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं। वंस अगेन आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर योर दिस बिग प्लेटफॉर्म ऑफ एप्पल ग्रुप एंड बीइंग गेटिंग द सक्सेस डे बाय डे। दीपक भाई,
अब मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, सभी लोग जानना चाहते हैं आपसे जो भी इस खूबसूरत इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके तरफ से मैं ये सवाल दीपक भाई से करना चाहूंगा कि एप्पल ब्रांड इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड नाउ, एंड इफ आई से कि सूरत में जितने भी ब्रांड है उसमें से एक एमिनेंट ब्रांड एप्पल ब्रांड के नाम से लोग जानते हैं। क्या सक्सेस रहा आपका, अगर मैं 3 पॉइंट्स में जानना चाहूँ तो? बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड्स का कोई ना कोई कोर सिद्धांत तो होता ही है कि जिसके कारण उनको सक्सेस मिली है। और हमने भी, जैसे मैंने मेरी बातों में बताया है कि जो कुछ कोर वैल्यूज है जो हमने कस्टमर को देने के लिए, कस्टमर को एक्सपीरियंस देने के लिए, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देने के लिए, जो मेन प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। तो वो क्वालिटी एक वैल्यू थी जो हमने कस्टमर को दे के अपनी ब्रांड्स को बिल्ड करने में या अपनी उसको सही एक्सपीरियंस देने में उसको यूज किया। राइट। और दूसरा बात है कि जो अपनी बिजनेस सक्सेस में हमने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया हमारी टीम को बिल्ड करने में, टीम के ऊपर डिसीजंस कर, टीम को ग्रो करने में। हम कई बार बोलते हैं कि हम कपड़ा नहीं बेचते, क्योंकि हमने कभी सेल्स करने, हम दरवाजे मतलब डोर टू डोर नहीं जाके हमने अब टीम बिल्ड की। उस टीम के कारण हमने कपड़ा नहीं बनाया, हमने कपड़ा बेचने वाले बनाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीम को इतना एजुकेट किया कि जिसके कारण अगर वो एप्पल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हर जो कस्टमर, हर हमारा रिटेलर, हर हमारा होलसेलर जो उनके साथ में टच में आ रहा है, उनको वो एप्पल ब्रांड का जो फीलिंग, जो एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं वो हमने देने की कोशिश की। तो ना हमने क्वालिटी छोड़ी, ना हमने उसका एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज किया, और हमने टीम बिल्डिंग के अंदर उसको एजुकेट करने में हमारी एनर्जी को डाइवर्ट किया। और खास करके कॉस्ट कटिंग पे हमने बहुत ध्यान दिया कि हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया ही इसलिए। हो सकता है कि अब हमारे से ज़्यादा टर्नओवर वाले ब्रांड्स थे सूरत में, अगर हम इसको व्यापार को और बड़ा करना चाहते तो कुछ हद तक कर सकते थे, मगर उसमें कस्टमर के एक्सपीरियंस को वर्क करने के लिए हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ता। किसी का माल लेके हमको उसके अंदर वैलिडेशन करके बेचना पड़ता, उसमें हमारी वो सेटिस्फेक्शन वाला जो पॉइंट है, जो एक्सपीरियंस वाला पॉइंट है, वही कहीं नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया कि कहीं ना कहीं यान हमने ऐसा डेवलप किया कि जिसकी नीड थी, और यान से लेके हर वो चीज हमने इन हाउस बनाई ताकि हम जो फाइनल एक्सपीरियंस हम डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर को, वो हम डिलीवर कर पाए। इसलिए हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ध्यान दिया। ये हमारी सक्सेस का मेन रीजन है। क्या बात है, क्या बात है दीपक भाई। दीपक भाई, आपकी सक्सेस के पॉइंट से मैं अगर कुछ आपके स्लोगन को मैं समझ पाया हूं, वो ये है कि एप्पल ब्रांड कपड़ा नहीं बनाते हैं बल्कि कपड़ा बेचने वाले बनाते हैं। Am I right? राइट। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल, मीनिंगफुल स्लोगन है एप्पल ब्रांड का। मेरी तरफ से बता रहा हूं जो उन्होंने अपना बताया सक्सेस का राज। एप्पल ब्रांड कपड़ा नहीं बनाते हैं, या यूं मैं कहूं कि एप्पल ब्रांड सिर्फ कपड़ा नहीं बनाते हैं बल्कि कपड़ा बेचने वाले बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डेप्थ है, बहुत मीनिंग है। इस एप्पल ग्रुप के इस सक्सेस का राज को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। दीपक भाई, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ये पूरी जानकारी आपने दी कि किस तरह से एप्पल ब्रांड आज वर्ल्ड में फैला हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना बढ़िया से यूज कर रहा है, कितना इनोवेशन किया है। अब मैं साथ साथ ये जानना चाहूंगा कि आज हमारी जो ये व्यापार की बात, ये हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं सारे हमारे व्यूअर्स के लिए, तो बोनारो ब्रांड पंडित का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है आपका जो बात है वो एक्चुअल में आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ जी, और मेरी बात आपने अपने व्यूअर्स के पास पहुंचाई, उसका जो प्लेटफॉर्म है जी, तो उस पहले प्लेटफॉर्म में हमने बात ही डिजिटल प्लेटफॉर्म की। जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कितने फायदे हैं जी, तो वही प्लेटफॉर्म बोनारो ब्रांड पंडित का है। तो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने व्यूअरों का फायदा, अपने व्यूअरों की चीज और अच्छा नॉलेज उनको डिलीवर कर सकते हो। इससे बढ़िया तो क्या बात हो सकती है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जो कर रहे हो वाकई बहुत मतलब काबिल तारीफ। उसमें भी आपने जो ये व्यापार की बात वाला जो स्लोगन दिया है, लेकिन माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि आज किसी को इंटरेस्ट है तो क्यों उसके सामने अपने व्यूअर्स अपना, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने सारे ऑप्शन है कि लोग अगर व्यापार की बात एक सुन के उनको तुरंत ऐसा होता है कि नहीं, इसमें मैं भी तो व्यापार कर रहा हूँ, मेरे काम की कुछ बात। बिल्कुल। तो वो बात से उसको जो अपनापन लगता है वो बहुत अच्छा स्लोगन है और उसके काबिल तारीफ। थैंक यू सो मच दीपक भाई, आज आप हमारे व्यापार की बात इस टॉक शो में आए
और बोनारो ब्रांड पंडित के स्टूडियो में इंटरव्यू में आप शरीक हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिकेत जी, आपने बोनारो ब्रांड पंडित के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और खास करके अपने व्यूअरों के साथ में बात करने का जो मौका दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। बोनारो ब्रांड पंडित का जो आगे का जर्नी है उस खूब ग्रो करे, खूब दिल से एप्पल ग्रुप और एप्पल परिवार की ओर से शुभकामनाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, द फाउंडर ऑफ वेल नोन, एस्टैब्लिश्ड एंड वर्ल्ड फेमस ब्रांड एप्पल ग्रुप के फाउंडर नन अदर देन मिस्टर दीपक शेटर। कीप वॉचिंग व्यापार की बात एंड स्टे ट्यून विद बोनारो ब्रांड पंडित। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।